अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो। सबसे पहले हम देखते हैं कि ये क्या है, लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो क्या है। ये डिजीज़ जो है उसका नाम है लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो और जो पैथोजिन है उसका नाम है फाइटोप्थेरा इन्फेस्टेंस और जिसका होस्ट है उसका नाम है सोलैनम टुबरोसम यानी कि पोटैटो। ये पोटैटो का साइंटिफिक नेम है। इसके बाद इसके इन्फेक्टेड पार्ट जो है लीव्स, ब्रांचेस और ट्यूबर, मतलब कि लीफ, ब्रांचेस और ट्यूबर को ये इन्फेक्ट करता है। जो लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो वो एक ऐसा डिजीज़ है जो कि फाइटोप्थेरा इन्फेस्टेंस से कॉज होता है। ये एक फंगस है और ये प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स को जैसे कि लीव्स, ब्रांचेस और ट्यूबर्स वगैरह को अफेक्ट करता है। वर्स्ट फेमिनिन कंडीशन केम इन आयरलैंड बिटवीन 1845 एंड 1847 ड्यू टू लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो। 1845 में और 1847 में जो है ना पोटैटो की डिज़ीज़ आई थी, लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो की डिज़ीज़ आई थी, आयरलैंड में आई थी और इसकी वजह से मतलब एक बहुत बुरा जो है ना कहत वहाँ पे आ गया था। क्योंकि जो आयरलैंड के लोग हैं ना, जैसे हम लोग गंदम खाते हैं ना, आयरलैंड के जो लोग हैं वो ये खाते हैं, पोटैटो खाते हैं। इसके बाद इसके सिम्टम्स की बात करें तो ब्राउन कलर स्पॉट्स एंड नेक्रोटिक एरिया ऑन लीव्स। जैसे कि इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि लीफ के ऊपर जो है ना ब्राउन कलर के स्पॉट्स बने हुए हैं और मतलब ऐसा लग रहा है कि दरमियान से जो लीव है ना वो गल सड़ गए हैं। इसके बाद द स्पॉट बिकम डार्कर डे बाय डे। जो स्पॉट्स हैं ये दिन ब दिन जो है ना ये डार्क होते जाते हैं। जो सिम्टम्स अपीयर ऑन द टिप ऑफ लीफ एंड देन स्प्रेड इन द होल प्लांट बॉडी। जो सिम्टम्स हैं ये सबसे पहले लीफ के टिप पे अपेयर होंगे, उसके बाद ये पूरे प्लांट में मतलब वो हो जाएंगे। लेकिन इसका ये है कि जो लीफ के टिप पे तो होंगे लेकिन ये लीफ के बैक साइड पे होंगे, लीफ के लोअर सरफेस पे होंगे और वहाँ पे जो ब्लैक एंड वाइट स्पोर्स बना देंगे लोअर साइड के, लीफ की लोअर साइड पे। अब ये आप यहाँ इस पिक में देख सकते हैं कि कैसे ये जैसे फंगस नहीं लग जाता वैसे लगा हुआ है फंगस और ये सारा वाइट और ये स्पोर्स हैं, स्पोरेंजियोफोर है, इसके अंदर स्पोर्स हैं। इसके बाद इट आल्सो अफेक्ट द ट्यूबर बिकॉज इट इज़ डायरेक्टली अटैच विद प्लांट। ये ट्यूबर को भी अफेक्ट करते हैं। ट्यूबर यहाँ पे पोटैटो को कह रहे हैं और ये क्योंकि इसलिए अफेक्ट करते हैं क्योंकि ट्यूबर जो होते हैं, आलूओं का पौधा आपने देखा ही होगा कि आलू ज़मीन में होते हैं और आलू से मतलब फर्दर फिर बनते हैं। एक आलू अगर हम ज़मीन में लगाएंगे तो उससे फर्दर फिर आगे प्लांट बनेगा और फिर आलू बनेंगे। ज़मीन के अंदर से हम इनको निकालते हैं। ये पर्पल एंड ब्राउन कलर स्पॉट अपेयर ऑन दी पोटैटो। ये जैसे कि आप देख सकते हैं इस पिक्चर में ये पोटैटो के ऊपर कैसे स्पॉट्स बने हुए हैं। ये लेट ब्लाइट पोटैटो डिजीज़ है। अगर हम इसके डिजीज़ साइकिल की बात करें तो जो फाइटोप्थेरा फंगस है उसका जो माइसीलियम है वो सबसे पहले इंजेक्ट होता है पोटैटो ट्यूबर के अंदर। उसके बाद वो सबसे पहले जो है ना न्यूली जो डेवलप ट्यूबर होता है ना उसको इन्फेक्ट करता है और शूट को जो न्यू डेवलप हुए होते हैं। इसके बाद जो है वो उसके कॉर्टिकल रीजन में जाता है ट्यूबर के और उसको डिसकलर करता है, मतलब उसको कलरलेस कर देता है। कलरलेस करने के बाद जो है ना ये प्लांट के एरियल पार्ट्स के तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। एरियल पार्ट्स वो होते हैं जो कि हवा में होते हैं, जैसे कि लीव्स या स्टेम वगैरह। इसके बाद वहाँ पे स्पोरेंजियोफोर बनती है। स्पोरेंजियोफोर क्या होती है? स्पोरेंजियोफोर एक स्पोर बेरिंग ब्रांच होती है जिसके अंदर स्पोर कंटेनिंग बॉडी होती है जिसके अंदर स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, इसके बाद जो होते हैं ना ये स्टोमेटा तक अपने आप को ग्रो करवाते हैं। उसके बाद ये वहाँ से ना डी अटैच हो जाते हैं और ये एयर या वाटर के ज़रिए जो है ना ये फैलते हैं। मतलब कि अगर स्पोर्ट्स डी अटैच हो गया तो वो हवा चलेगी तो वो किसी और फील्ड में लग जाएंगे जाके, पोटैटो की फील्ड में या वाटर के ज़रिए। लेकिन कुछ दफ़ा कुछ समटाइम्स ऐसा होता है कि जो स्पोर होते हैं वो ज़मीन पर गिरते हैं और जर्मिनेट कर जाते हैं और बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि जो स्पोर ज़मीन पर गिरते हैं वो डायरेक्टली इफेक्ट करते हैं पोटैटो को। और जो है ना कुछ समटाइम ऐसा होता है कि जो स्पोर्स होते हैं वो ज़मीन पर तो गिरते हैं लेकिन वो जो वहाँ पे जर्म ट्यूब बनाते हैं और लीफ के ऊपर ना लेंटिसेल या स्टोमेटा के थ्रू एंटर हो जाते हैं। ये देखें डिजीज़ साइकिल, ये इन्फेक्टेड ट्यूबर्स हैं और इनके ऊपर इन्फेक्टेड फॉलिएज है। इन्फेक्टेड ट्यूबर्स है जो इसमें है ओगोनियम है और एंथ्रीडियम है, ये दोनों मेल और फीमेल पार्ट है। ये फ्यूज़ो है। इसके बाद यहाँ पे ओस्फोर बना सॉरी। इसके बाद स्पोरेंजियम बना। स्पोरेंजियम के अंदर ये है ज़ूओस्पोर मेच्योर हो रहे हैं। ये ज़ूओस्पोर यहाँ से बाहर निकल रहे हैं और ज़ूओस्पोर प्लांट को दोबारा से इन्फेक्ट कर रहे हैं। अगर हम इसकी इस तरह बात करें, समटाइम्स ऐसा होता है कि पोटैटो के अंदर से जो इन्फेक्टेड पोटैटो तो उसके अंदर से ही वो सीडलिंग निकलना शुरू हो जाती है। अगर हम उस सीडलिंग की बात करें तो वो भी यूँ ही है, सीडलिंग निकलेगी फिर स्पोरेंजियम बनेगा, उसके अंदर ज़ूओस्पोर्स बनेंगे, वो रप्चर होंगे, फिर दोबारा प्लांट को इन्फेक्ट करेंगे। अगर हम इसके लीफ की बात कर लें, अगर लीफ से अगर डिजीज़ फैल तो लीफ जो है ये सबसे पहले इन्फेक्ट होगा। इसके बाद स्पोरेंजियम बनेगा, उसके अंदर ज़ूओस्पोर्स बनेंगे, ज़ूओस्पोर मेच्योर होंगे, वाल को रप्चर करके बाहर निकलेंगे, प्लांट को दोबारा इन्फेक्ट करेंगे और दोबारा डिजीज़ कॉज करेंगे।
इसके बाद लास्ट है प्रिवेंशन एंड कंट्रोल। सबसे पहले हमें सीड को सिलेक्ट करना चाहिए, सिलेक्शन ऑफ सीड, मतलब कि हमें सीड को सिलेक्ट करने में बहुत ज़्यादा ना हमें एहतियात की ज़रूरत होती है। फॉर एग्जांपल अगर हम कोई भी पोटैटो की, फॉर एग्जांपल अगर हम 2 किलो आलू घर लेकर आए हैं और उनमें से हमें पता नहीं है और उनमें से एक आलू जो है वो ख़राब निकला है और हमने उनको ला के वैसे ही इकट्ठा रख दिया, तो जो आलू ख़राब था वो बाकी ठीक थे, एक ख़राब था, वो सारों को ख़राब करेगा फिर। ठीक है, तो इस तरह हमें थोड़ा नॉलेज होना चाहिए। इसके बाद स्टोरेज ऑफ पोटैटो ट्यूबर एंड मैक्सिमम टेम्परेचर। जब हम पोटैटो को हार्वेस्ट करते हैं ना, जब हम उसकी काश्त करते हैं तो उनको ना पोटैटो को ना कट्स लगते हैं, अगर ये कट्स की वजह से ना डिजीज़ फैलने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो हमें चाहिए कि इसके लिए सबसे बेहतर ये है कि पोटैटो को जब आप लोग लेकर आएँ तो उसको किसी एक रूम में रखें जिसका टेम्परेचर सेट करें 32 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद जो है ना उसको 2 वीक्स तक वहाँ पर रहने दें और वो वाउंड जब उसके भर जाएंगे तो वो ज़्यादा देर तक उसकी स्टोरेज हो सकती है और उसको बीमारी भी नहीं लगेगी। इसके बाद है बर्निंग ऑफ क्रॉप रेजिड्यू। अगर आपके पास 1 एकड़ ज़मीन है और उसमें पोटैटो की फसल लगी हुई है और आपने ये ऑब्ज़र्व किया कि वहाँ पे सिर्फ एक अभी डिजीज़, लेट ब्लाइट डिजीज़ शुरू हो रही है और एक पौधे को भी अफेक्ट किया है, तो आपने क्या करना है, उस पौधे को उखाड़ना है, उसको फील्ड से बाहर ले जाकर उसको आग लगा देनी है। इसके बाद है यूजिंग अप्रोप्रिएट फंगिसाइड। फंगिसाइड स्प्रेज होती हैं जो कि फंगस के लिए हम यूज़ करते हैं, जैसे कि पैरानॉक्स, बिल्टॉक्स 50, डाइथिन Z78 और यूज़ ऑफ रेजिस्टेंट वैरायटी। ये रेजिस्टेंट वैरायटी जो है ना, इसका मतलब है कि आपने ऐसे सीड्स ही यूज़ करने जो कि जिसके अंदर पहले से रेजिस्टेंट, मतलब रेजिस्टेंस मौजूद हो, डिजीज़ से लड़ने की ताकत मौजूद हो और वो इफेक्ट नहीं, उसको इफेक्ट नहीं करेगा। आई होप आपको ज़रूर समझ आ गई होगी।